हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हमारे दिसंबर टेस्ट सीरीज में क्लास 9th का फर्स्ट टेस्ट पेपर। द चैप्टर नेम इज दिस इज मिक्स चैप्टर टेस्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हेरोन्स फार्मूला, सर्कल एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इन चारों चैप्टर का हमारा एक मिक्स टेस्ट हुआ था, जिसका वीडियो सोल्यूशन आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो दैट आपको ये पता चल पाए कि कहाँ पे मिस्टेक हुई आपकी, या जिसने नई टेस्ट अटेम्प्ट करा उन्हें पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे टेस्ट पेपर में, और उनको सॉल्व करना ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट आपको वो सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करने का वे है, ये सारी चीज़ें पता चले, जिससे अगर आपके अपकमिंग एग्जाम में या फाइनल्स में कभी भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो आपको पूरा वीडियो देखना है और साथ के साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, राइट। तो दिस इज द पेपर, 60 मार्क्स का ही पेपर है हमारा। पहले हमारे कुछ 20 MCQs हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है बेटा। द फर्स्ट MCQ इज एन एंगल इन सेमी सर्कल, एन एंगल इन सेमी सर्कल इज व्हाट। आप सारे बच्चों को पता है कि 90 डिग्री। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, ये सेमी सर्कल है, कोई भी एंगल बनता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री मेजर होता है। टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस, दे हैव इक्वल रेडियस। ठीक है, कुछ बच्चों ने डायमीटर मार्क कर रहा था। डायमीटर बाद में चीज होती है, पहले रेडियस होती है। एक रेडियस से सर्कल बनाते हो, डायमीटर से सर्कल नहीं बनाते हो, राइट। तो आपको यहाँ पर, और ये कोई आर्गू करने वाली बात नहीं है कि डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल है, नहीं, पहले ऑप्शन में है, देन यू विल मार्क रेडियस, राइट। देन इसके बाद सर्कल इज ड्रॉन इफ डिवाइड्स, मतलब आपको बताना है कितने प्लेन्स में वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो एक बात बताओ, जब हमारा एक सर्कल बनता है, इस पूरे प्लेन में बहुत सारे पॉइंट है, जब बहुत, तो हमने एक सर्कल बनाया, तो अभी क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स इसके अंदर रह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इसके बाहर है, और कुछ इसके सर्कमफेरेंस में। तो हमारा प्लेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में हमारा प्लेन जो है वो डिवाइड हो गया। सो वी विल मार्क ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट है सर्कल हैविंग सेम सेंटर आर सेड टू बी, सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल मेक्स, अब यहाँ पर बताया 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल मेक्स दी कॉर्ड। बेटा 2 पॉइंट सर्कल में होता है ना, ऐसे 2 पॉइंट्स है हमारे सर्कल में, आप उनको ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, कॉर्ड होगा। कुछ बच्चों ने इसमें डायमीटर भी मार्क करा था। डायमीटर क्यों होगा, डायमीटर बाद में होता है बेटा। अगर वो सेंटर से, एक ये केस बन गया कि इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर देन डायमीटर, अदरवाइज तो कॉर्ड ही होता है ना। तो आपको पहले कॉर्ड मार्क करना है, समझ आ रही बात। तो ये गलत हुआ है इसलिए कुछ बच्चों का, सो आपने ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। इसको हम इक्वेट करेंगे 16 √3 से, √3 कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 × 4। तो ये हमारे पास a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 × 2 विच इज 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, अब देखो 8 सेंटीमीटर तो हमारी साइड है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 है, तो 3a इज इक्वल्स टू 8 × 3, इट मींस 24 विल बी द आंसर। बात समझ आ रही है, 24 आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को गिवन ट्रायंगल के एरिया से इक्वेट करा है, एंड फर्दर हमने साइड फाइंड आउट कर ली, देन वी हैव कैलकुलेटेड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ आ रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल की कुछ साइड्स दे रखी है और हमें क्या बताना है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो वी विल कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें स्पेशल ट्रायंगल नहीं दे रखा, वो ये सीकेंड ही है, हर एक साइड अलग है। तो यहाँ पर 122, लेट्स कंसीडर 22 एंड 120, बस अभी आपको समझा रहा है। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड एंड व्हाट डिवाइडेड विथ 2, यानी पेरीमीटर का बेसिकली हाफ होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 120, 122 एंड 22 हमें दे रखा है, एंड हमने ऐड करा 4, ये हो गया हमारे पास 6, एंड ये हो गया, एंड डिवाइडेड विथ 2 करा, तो ये हमारे पास आ गया 132। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम कैसे करेंगे, देखो हेरोन्स फार्मूला को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, आप सारे बच्चों को आई होप कि याद होगा, मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ।
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 132, ब्रैकेट में क्या करेंगे 132 माइनस 122 एंड देन 132 माइनस 120 एंड फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 132 माइनस 22। अब इसके बाद हम फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 132 मल्टीप्लाई विद ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 और फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास हो जाएगा 12 एंड यहाँ पर हमारे पास आने वाला है दिस विल बी 110। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर। अब देखो 132 को आप प्राइम फैक्टर अगर करते हो तो 132 को आप क्या लिख सकते हो 2, ये हो जाएगा आपके पास कितना 6 और ये हो जाएगा 6 एंड देन फिर ये हो जाएगा 33, फिर ये हो जाएगा 311 एंड 11 इंटू 1, ये हुआ आपके पास। अब देखो यहाँ पर इसको यानी आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 एंड देन 10 इज व्हाट 2 इंटू 5, 12 इज व्हाट 4 इंटू 3 एंड 11, ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेयर हमारे पास है या नहीं है पेयर। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें, आपके पास एक 2 का पेयर है, 2 विल फ्री फ्रॉम दिस एंड 11 का भी एक पेयर मिल गया, 11 भी फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखें बेटा 4 फ्री हो जाएगा 2 से, ठीक है। इसके बाद आप देखो 3 का भी एक पेयर मिल गया, हमारे पास 3 भी फ्री हो गया एंड आफ्टर दैट व्हाट, अब देखो ये जो 10 लिखा हुआ है ये भी 10 है आपके पास, ये भी 10 है आपके पास, तो 10 का भी एक पेयर मिल गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 22, फिर ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू अब करोगे आप यहाँ पर 3 हो गया 2, ये हो गया 1320। सो 1320 इट मीन्स ऑप्शन ए। बात समझ आ रही है बेटा, यहाँ पर हमने सिर्फ सीधा सीधा क्या कैलकुलेट करा, हीरोन्स फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है। तो कुछ MCQ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी गिवन हो सकते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, बट बाकी आप देख रहे हो क्वेश्चन को तुरंत आपने रीड करा और आपका आंसर आ गया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1320 स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ कोन। अब भाई कोन ऐसे है, कोन में तुम सी से टी से बता देते हो ना, तो एक ये बेस सरफेस होता है और एक ये वाला, 2 ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 सरफेसेस का है, ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। 2 सरफेस हो गए ना, एक तो बेस हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया आपका कोन का। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, इफ अ सॉलिड स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मोल्डेड into 8 spherical solid balls of equal radius, then the surface area of each ball। अब देखो मैंने आपको बताया जब आप शेप चेंज करते हो, शेप चेंज भी करो या आपने कोई एक चीज़ सॉलिड था उससे आपने दूसरे सॉलिड में उसको चेंज करा, तो एक चीज़ कॉमन रहेगी वॉल्यूम। अब देखो उन्होंने क्या करा, उनके पास एक बढ़िया सा स्फेयर था, इनके पास एक स्फेयर है, इन्होंने उसको चेंज कर दिया। एक स्फेयर था, सब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उन्होंने उसको रिकास्ट करा 8 स्फेयर में जिनकी रेडियस आई डोंट नो, यहाँ पर हमें r दे रखे, लेट्स कंसीडर r बी दी रेडियस ऑफ दिस 8, 1 2 3, ये हो गया आपके पास 8 स्फेयर में। तो अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर इज इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, जो हमने अभी नया स्फेयर फॉर्म करा हुआ है। हमने क्या करना है, वी नो दी वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई, इसकी रेडियस को मैंने यहाँ पर 10 का क्यूब लिख लिया and this is what 4/3, we are multiplying with 8 because 8 स्फेयर है यहाँ पर, और पाई इसको मैंने r क्यूब लिख लिया, स्मॉल r, यहाँ पर सारा कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखो एक चीज़ बेटा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, हमें क्या बताना है, देन द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल, आपका सरफेस, तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लें, दिस विल बी 10/8, 10 क्यूब लिखा है, 8 लिखा है, तो इसको मैं 10 क्यूब और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 2 क्यूब, सो रेडियस क्यूब, सो r विल बी व्हाट 10/2, 10/2 आ गया ना हमारे पास r, एंड दिस विल बी मीन्स रेडियस विल बी क्या 5, ये हमें क्या दे रखा है सेंटीमीटर हो गई हमारी रेडियस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वी नीड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया। तो आपको पता है एक स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फेयर का, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। एंड वन थिंग यू कैन सी
कि आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें पाई गिवन है, तो आपको पाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ पर लिख देना है बस 5 का स्क्वायर विच इज़ 25 एंड 25 इंटू 4 होता है 100 एंड पाई, सो दिस आंसर विल बी 100 पाई. इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए. So what I did, I just equate the volume of big sphere and वो 8 multiply with small sphere, एक sphere का volume को हमने इसको compare करा है, calculate करा, सारी cancellation करा and then I got radius 5 जो कि आप भी calculate करोगे you will get the same. Surface area when I'll calculate when you will calculate तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 पाई. 100 पाई दी is the correct answer. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ सेम बेस एंड हाइट. अब ध्यान से सुना, आपको क्या बोला, आपको इन्होंने बोला है कि आपके पास एक स्फेयर, एक सिलेंडर है. देखो जो पहले बोलेंगे उसे हमें पहले लिखना है. इसका वॉल्यूम क्या होता है. अब उन्होंने बोला सपोज करो इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर ले लिया है ना, या मैं बोल दूं कि इसको मैं R1 ले लूं और हाइट को H1 ले लेती हूँ एंड देन हमने एक कोन बनाया. कोन की रेडियस को मैंने R2 ले लिया और इसकी हाइट को मैंने H2 ले लिया. बट उन्होंने बोला विद द सेम बेस एंड द सेम हाइट, मतलब उनका जो बेस रेडियस है वो भी सेम है, यानी R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू, हमने R कंसीडर कर लिया, H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H. अब हमें बताना है कि इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा. तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई. अब बिकॉज ये रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 1/1/3 मीन्स व्हाट, 3 ऊपर गया, दिस इज व्हाट 3:1. सो दी ऑप्शन विल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 3:1. बात समझ आ रही है आप लोगों को, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, if each observation of the data is decreased by 8, remember each observation हम क्या कर रहे हैं, decreased by 8, then their mean. अब मैंने आपको बताया था if you are multiplying with any constant number in each observation and you are dividing, you are adding, you are subtracting, mean भी उतना ही चेंज होता है. तो mean क्या हो जाएगा, सिंपल सा decrease by 8. समझ आ रही बात. कुछ बच्चों ने इसमें 8 टाइम्स आंसर कर दिया, I don't know why. आपको मैंने बताया है फर्स्ट लेक्चर में कि आप मीन में कुछ ऐड करते हो, लाइक ऑब्जर्वेशंस पे कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मीन भी उतना ही चेंज होगा. मोड क्या होता है, मोड होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन है लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज द मोड. द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, भाई आपको बताया था मैंने क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का सम और डिवाइडेड विथ व्हाट 2. सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड विथ 2 विच विल बी 140. 140 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. फॉर्मूला क्या होता है क्लास मार्क फाइंड आउट करने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विथ 2. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस देन क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क. अच्छा हमें बताना है कि सपोज करो एक क्लास मार्क मैंने दे दिया आपको, अब आपको इसके ये कौन से इंटरवल का क्लास मार्क है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, तो वो हमें क्लास इंटरवल बतानी. इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेटर वे बताती हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुना. अब आप एक चीज़ बताओ, अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है ना, ये हमें दे रखा है 20. हमें बताना है कि ये कौन सी क्लास इंटरवल का है, हमें इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताना है. तो ध्यान से सुनो, आपको क्लास मार्क 20 दिया हुआ है. अब एक चीज़ देखो, इनके बीच का क्लास साइज कितना है, क्लास साइज आपको एक चीज दिख रही है, क्लास साइज आपको 5 दे रखा है. बेटा अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर द लोअर लिमिट यहाँ पर लिख लो, फॉर द लोअर लिमिट आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे क्लास मार्क दे रखा है ना 20 माइनस लोअर लिमिट में माइनस जो क्लास साइज है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो इससे. और फॉर द अपर लिमिट आपको क्या करना है, बेसिकली आप ये देखो ना, आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, लोअर लिमिट में क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपर लिमिट में क्या करना है, जो आपकी क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क जो दे रखा उसमें 5/2 को ऐड कर दो. तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2.5 और ये हो जाएगा 17.5 और इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास कितना
22.5. सो इज देयर एनी? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 17.5 से 22.5. ये याद रखना, जब भी आपको क्लास मार्क देके अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी क्लास इंटरवल पूछेगा, आपको क्या करना है, क्लास मार्क देखना है जो गिवन है, उसके बाद क्लास साइज देखना है, क्लास साइज का हाफ करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है लोअर लिमिट्स पे और ऐड, मतलब क्लास मार्क में सब्ट्रैक्ट कर देना है, यू विल गेट द लोअर लिमिट, और जब क्लास मार्क में ऐड करोगे तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी, और कुछ नहीं करना. इन द हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे बनाते हो या ना, यहाँ पर क्लास इंटरवल इधर ही रखते हो ना, और ये कौन सा होता है हमारा, एक्स एक्सिस होता है. फॉर द सॉरी for the frequency distribution given below, the adjusted frequency for the class 25 to 45. अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक मिनट ध्यान से सुनना बेटा. होता क्या है, आपको देखो, एक होता है डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, लाइक आपका डिसकंटिन्यूअस डेटा, लाइक आपका 0 to आपका 1 to 10 हुआ, फिर 11 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में ऐड करके हम उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं. बट यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो जो क्लास इंटरवल है वो ही कॉन्टिन्यूअस नहीं, यहाँ पर देख रहे हो इनके बीच का गैप 5 to 10 है, यहाँ पर 10 to 15 है, और यहाँ पर 15 to 25 हो गया, यहाँ 25 to सीधा 45 हो गया, 45 to 75, मतलब ये अनइक्वल है. यहाँ पे क्लास साइज इक्वल नहीं है, एटलीस्ट वहाँ पर क्लास साइज तो सेम होता था हमारा. तो ऐसे केस में क्या होता है, मतलब यहाँ पर आप जो ग्रुपिंग करो, एक आपने इतना छोटा सा इंटरवल बनाया और एक आपने इतना बड़ा बनाया, फिर एक और बड़ा बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इतने छोटे इंटरवल में डेटा कलेक्ट करोगे, इसमें नंबर ऑफ चीज़ें, जो भी डेटा होगा वो कम होगा रिस्पेक्टिव टू द जिसमें आपने बहुत बड़ा, लाइक आपने ऐसा कर दिया कि एक इंटरवल आपने बनाया 0 से 10 मार्क्स के बच्चों का नंबर ऐड करेंगे, और एक में आपने सीधा 10 to 50 कर दिया, तो 10 to 50 में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ना, सिंपल सी बात. तो हमें उसको एडजस्ट करना है फ्रीक्वेंसी को. तो हमें इन्होंने पूछा है कि 25 to 45 में कौन सा क्या फ्रीक्वेंसी का नंबर होगा एडजस्ट करने के बाद. तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया भी था एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले उस इंटरवल की जिसकी एडजस्ट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो आपको दे रखी फ्रीक्वेंसी अपॉन, आपको लिखना है सबसे पहले उसका क्लास साइज, जो भी आपको क्लास साइज दे रखा है आपने क्लास साइज लिखा, और यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज लिखना है, जो सबसे छोटा क्लास साइज है ना आपको वो लिखना है. तो अब एक बात बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, और क्लास साइज किसका कितना है, इसका 20 to 45 20 है, और वैसे सबसे स्मॉलेस्ट क्लास साइज कितना है 5 to 10 मीन्स 5. अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 20 और 8 अपॉन 4 इट मीन्स 2. सो ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी. सो मीन्स आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. बात समझ आ रही है? फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी होगा, आप उसको देख सकते हो. आपको बस क्या करना है, उसका आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है, डिवाइड उसके क्लास साइज से करना है, और जो मिनिमम क्लास साइज है उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा. ऐसे हम हर एक इंटरवल को एडजस्ट करते हैं. क्लास इंटरवल एज इट इज लिखते हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर देते हैं. उसके बाद हमें हिस्टोग्राम जो भी बनाना होता है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजाइव ऑफ द आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. अब हमें यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास इंटरवल दिस एंड दिस, देन द विड्थ ऑफ द क्लास. अब देखो यहाँ पर 1 to 20 है, फिर 21 to 40 है, बट अगर इसको आप कॉन्टिन्यूअस में चेंज करोगे 0.5 से 20.5, 20.5 से 40.5, तो आपका जो क्लास साइज होगा वो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी आपकी 20. सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 20. फॉर विच सेट ऑफ द डेटा डज द मीडियन इक्वल टू द मोड. मोड क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मीडियन क्या होता है मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा. तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, कौन से में मोड. अब हमें यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं ये ऑप्शन ए को ही देख लूँ तो ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3, तो 3 ऑब्जर्वेशन यानी ऑड, n+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी n+3+1 4/2 यानी 2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन 3. तो यहाँ पे जो मीडियन आया हमारे पास, मीडियन है हमारे पास, वो कितना है 3, और मोड क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो भी यहाँ पर 3 हो गई. तो डायरेक्ट आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा. बात समझ आ रही है? यहाँ पर मीडियन और मोड दोनों ही सेम है.
लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, द क्लास मार्क ऑफ दिस। अब आपको बताना है क्लास मार्क, तो क्लास मार्क मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दो। क्लास मार्क आपको इस क्लास का बताना है 90, मैंने क्या बोला था आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 120 प्लस 90 डिवाइडेड विद व्हाट, डिवाइडेड विद 2। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास, और फिर ये आ जाएगा 210 डिवाइडेड विद 0, फिर ये आ गया आपका 105। सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, 105 इज द क्लास मार्क ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज पेरीमीटर इज दिस एंड द वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 मीटर। तो अब देखो यहाँ पर बेटा, आपको मैंने पहले तो देखो रोम्बस हमें दे रखा है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जल्दी से हम यहाँ पर बना लेते हैं। वी हैव रोम्बस, यहाँ पर एक रोम्बस दे रखा है, आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो सारी साइड रोम्बस में इक्वल होती है। लेट्स कंसीडर ए बी द साइड, यहाँ पर आपने कैलकुलेट करा तो आपके पास 20 साइड आ गई। अब आपके पास जब 20 साइड आ गए, फिर आपको क्या करना है, उन्होंने बोला कि एक डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 24। तो ये 12 और अब आपको अगर पता होगा कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये 12 और 12 में डिवाइड हो गया। हमने इसको x कंसीडर कर लिया एंड वी हैव साइड 20। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस कैलकुलेट करना है क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब आपके पास x आ जाएगा, मैं समझा रही हूँ किस तरीके से करना है आपको। इनर ट्रायंगल, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज O। आप अगर इसको O पॉइंट कंसीडर कर लेते हो, तो अब आपको क्या करना है, आपको AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको AB का स्क्वायर करना है, AB स्क्वायर करना है, विच विल बी 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, एंड देन दिस इज 144 प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स व्हाट, AB हमें 20 का स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पर हमारे पास AB जो दे रखा है वो 20 स्क्वायर दे रखा है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेती हूँ 20 स्क्वायर विच विल बी 400, एंड देन OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 400 सब्ट्रैक्टेड विद 144, और ये आ जाएगा आपके पास 6, और फिर यहाँ पर आपके पास बच जाएगा कितना 1, और फिर ये आ जाएगा आपके पास कितना 5, और फिर ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन आ रहा है आपका 256। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो OB विल बी व्हाट, OB विल बी 24, नहीं OB विल बी आपका आ जाएगा, OB विल बी हो जाएगी आपके पास ये 20 आ गई, एंड देन फिर OB आ गया आपका 16। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपके पास OB कितना हो जाएगा 256 अंडर रूट 256। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 256 अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 256। वैसे एक बेटर वे, बहुत अच्छा वे है इसको और सॉल्व करने का, पर कोई बात नहीं। अभी देखो 256 को अगर हम करेंगे तो 2 1 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ 6 एंड 4 हुआ 2, ये हमारे पास हो गया 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख लो अगर, तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो स्क्वायर 4 एंड 4, तो यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी 16 इंटू 16 मीन्स 256 इज द स्क्वायर ऑफ 16। तो हमारे पास OB कितना आ गया बेटा, हमारे पास OB जो आ गया, OB आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर ही गिवन है, 16 मीटर है, 16 मीटर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपको पता होगा डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2 होता है, तो OB हमारे पास 16 आया, मतलब हमारे पास जो BD होगा, BD विल बी व्हाट, BD विल बी 2 इंटू x, x मीन्स 2 इंटू 16, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 32 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, व्हेन यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग हाफ D1 इंटू D2। आपके पास D1 भी पता है, आपके पास D2 भी पता है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड नाउ दिस इज द सोल्यूशन यू हैव, आपके पास 2x आ गया 32, एंड देन आपने इस हाफ वही D1 इंटू D2 फॉर्मूला, and when you have put it and calculated you will get your answer is 384 meter square। now this is your responsibility to solve the same question। calculation का पार्ट आपको करना है, फटाफट से सॉल्व कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल BAC आपको 60 डिग्री दे रखा है और BCA आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। ADC हमें बताना है। वेयर इज ADC? सबसे पहले देखते हैं। तो ADC मीन्स हमें ये एंगल X चाहिए। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? व्हेन ऑल 4 वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द circumference of the circle of a quadrilateral, then it is a cyclic quadrilateral। तो अब देखो एक बार सिंपल सी, ये हमारे पास 80 हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये 60 20, अगर इस ट्रायंगल में आप इस वाले B एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो B और D का सम कितना होगा? मैंने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सीधा सीधा एक चीज देखो ना, ये कितना हुआ? 80 हुआ। 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस विल बी 100। तो एंगल जो ABD आएगा, ABC आएगा, विच विल बी व्हाट? 180 माइनस 60 प्लस 20, एंड देन आपका जो एंगल X होगा, एंगल X विल बी व्हाट? 180 माइनस एंगल ABC बाई लाइक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल X को आप क्या करेंगे? 180 माइनस 100 विच विल बी 80 डिग्री। सो एंगल X जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इफ द रेडियाई ऑफ अ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो, मतलब यहाँ पर 2 सिलेंडर हमें दे रखे हैं। वी हैव 2 सिलेंडर और एक की रेडियस जो है R1 है और दूसरा सिलेंडर हमारे पास जो गिवन है, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज R2 आई एम कंसीडरिंग, and their height, so h1 is the height of this and h2 is the height of this, and now हमें बताना है then find the ratio of their volume। तो हमें भाई R1 upon R2 दे रखा है, R1 upon R2 is हमें 2:3 दिया हुआ है, and h1 upon h2 हमें जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 5:3। नाउ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई R2 square H2, now cancel pi R1 upon R2 whole square I can write here, and this will be what? H1 upon H2, and the ratio which we have I can write 2/3 whole square, and this will be what? 5/3. Now this is nothing but 4 upon 9 multiply with 5 upon 3, you will cancel, you can't cancel, so the ratio will be 20:27. So this is the answer of this question. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। Come to the next question. यहाँ पर हमें दे रखा है the volume of a right circular cone is this। अब आपको यहाँ पर right circular cone, एक हमारे पास circular cone है यहाँ पर जिसकी हाइट को हमने h लिया हुआ है, h ले लो अभी, और रेडियस आ रहा है, स्लैंट हाइट l है। अब यहाँ पर बोला है कि राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h जो है वो हमें 9856 गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, डायमीटर ऑफ द बेस यानी हमें d दे रखा है कितना? 28, इट मीन्स रेडियस विल बी व्हाट? 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, एंड स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। So this is the formula which we will use to find, but first we need to find the height of this। तो हमें क्या करना है? अभी हम यहाँ पर रेडियस, तो h is equals to क्या हो जाएगा? 9856 अपॉन, अब देखो यहाँ पर 3 ऊपर हो जाएगा एंड देन 22/7 पुट करेंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा, 22 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, r स्क्वायर में 14 × 14 7 2 और फिर यहाँ पर और फर्दर जो भी कैंसिल हो सकता है हम कर लेते हैं यहाँ पर कैंसिल। h इज इक्वल्स टू हमारे पास 9856 × 3 अपॉन 22 × 2 × 14 है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 4 9 और ये 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर हम कैंसिल करते हैं फर्दर 7, तो ये हो जाएगा ये 7 से भी डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो 7 2 = 14, 7 7 = 49, 0 7 4 = 28, 2 से कैंसिल करते हैं, फिर ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 5 = 2 2 = और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो h इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 352 × 3 अपॉन 22। अब देखो 11 से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल कर, 11 2 = 22, फिर 11 3 = 33 और फिर यहाँ पे गया 2, फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16, ठीक है। तो
h इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया बेसिकली 48 सेंटीमीटर। तो h जो हमारे पास है वो बेटा 48 सेंटीमीटर है। अब हमें फॉर्मूले में यूज करना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी हमारे पास है 48 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, हमारे पास r स्क्वायर है 14 स्क्वायर। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, यू विल कैलकुलेट दिस एंड वॉट एवर द आंसर जो भी आपको आएगा आप उसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे, दैट विल बी योर आंसर। समझ आ रही बात? इसको फर्दर आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज योर टास्क। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द मीन ऑफ दिस। अब आपको मीन बताना है, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन वी हैव 5 ऑब्जर्वेशन। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू हैव एडेड ऑल द ऑब्जर्वेशन विद डिवाइडेड विद 5 एंड यू विल गेट 4990 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 998 एंड नाउ मीन इज दिस व्हाट 998 इज द आंसर। समझ आ रही बात? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सर्कल, आपको बोल रखा है यहाँ पर O इज अ सेंटर, ओके, और फिर बोला है CEA आपको 30 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू XYZ। बहुत ही सिंपल है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू विल सॉल्व एंड स्टेप्स आपको लिखने हैं सारे। बट अभी यहाँ पर देखो बेटा, एक बात बताइए जल्दी से, हम यहाँ पर इफ आई एम जस्ट कंसीडरिंग AC एज अ सेगमेंट देन आई कैन सी angle AED and angle AEC and angle ADC will equal y AC same segment, yeah, angle formed by the same segment AC, angle formed by the same segment AC, angle formed by same segment, what's the name of segment is AC। सो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एंगल, सो एंगल Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी हमारा 30 डिग्री बेटा। एंगल Z भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बात आती है Y फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको मैंने बताया था कि एंगल जो आपका सेंटर वाला एंगल होता है ना, आपको मैंने बोला था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। So you will write angle Y is equals to what, 2 times of angle AEC, और यहाँ पर आप लिख देंगे angle subtended by an arc, बोले थ्योरम डॉट डॉट करके by an arc at the center, so this will be 60 डिग्री। सो एंगल Y की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल Y आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब इसके बाद बात करते हैं हम एंगल X। अच्छा, एंगल X मार्क नहीं है, मतलब ये एंगल X होगा। अब एक चीज ध्यान से सुना बेटा, एंगल X कितना हो जाएगा, एंगल X साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पोजीशन पे तो नहीं है जो हम इनका सम बोल देते, वरना अगर आप ध्यान से देखो तो आप कर भी सकते हो। वैसे इसको कैसे करोगे, अब आप अगर ये देखेंगे, बस आप ये वाले 4 पॉइंट्स ले लो, तो ये है भी दिस और दिस का सम 180 कर दो, वैसे भी आ सकता है आपका आंसर। अदरवाइज आपके पास एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक और मेथड क्या है, तुम्हारे पास 60 ये आ गया, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, 60 ये है, अब आपके पास ये 300 हो गया, आपके पास 300 आ गया ना। रिफ्लेक्स ऑफ Y, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल Y कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 डिग्री विच इज 300। और आपको पता है कि जो एंगल X हो जाएगा, एंगल X कितना होगा, हाफ ऑफ व्हाट, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ Y। यहां पर मैं लिख देती हूँ रिफ्लेक्स ऑफ Y, रिफ्लेक्स ऑफ Y विच इज 1/2 इंटू 300, और ये कितना हो जाएगा आपका 150। 150 इज द आंसर हो जाएगा, 150 इज द आंसर। अब एक चीज देखो, यहाँ भी आप 30 और 180 का सम करते हैं, मतलब अगर आप एंगल AE, अगर आप यहाँ पर ये वाली चीज भी यूज करते हैं ना, एंगल AEC प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहां से भी आपका एंगल B का जो मेजर है विच इज इक्वल्स टू एंगल X, वो भी कितना आ जाता आपका 150 डिग्री आ जाता। बट दिस इज बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से हुआ है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से हमने करा है। अदरवाइज बाकी ये जो हमने करा है ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली प्रॉपर्टी से करा हुआ है। देखो सिंपल सा, फिर से हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे सेम सेगमेंट की वजह से, Y हो जाएगा डबल ऑफ 30, तो 60 डिग्री हो गया। अब अगर आप ये वाला पूरा ले रहे हैं क्या, अब आप ध्यान से देखो, इफ यू आर टेकिंग दिस, ऐसे देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो X और 30 का सम 180 होगा। आप डायरेक्ट वहां से 150 कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर देखो,
आपके पास ये वाला क्या आ गया, ये वाला आपके पास एंगल आ गया, ये सब मैं हटा देती हूँ, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास एंगल y है, एंगल y का रिफ्लेक्स आपने 300 फाइंड आउट कर लिया, तो 300 ही एंगल जो सबटेंड हो रहा है, 300 मेजर आर्क, तो इसका रिमेनिंग कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तो उसका हाफ होगा ना 150। सो इट्स ओनली अप टू यू कि आप कौन से तरीके से सॉल्व कर रहे हो, बाकी बस आपका मेथड सही होना चाहिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, formula will be the same, sum of observation upon total number of observation, but for that when you have to find the missing frequency, और आपको फ्रीक्वेंसी के साथ लाइक ग्रुप डेटा दे रखा, तो मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, आपको वेरिएबल क्लास मार्क लिखना है, क्लास मार्क xi होता है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है, फिर आपको एक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 10 आप देख पा रहे हो, 10 इज द वैल्यू ऑफ ओनली, ये जो 10 है ना, ये किसी भी चीज का डेटा हो, डजंट मैटर, पर यहाँ पर 6 लोग हैं, 6 लोगों का 10 वैल्यू है ऑब्जर्वेशन का, तो आपको हर एक को ऐड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इफ यू आर एडिंग ओनली 10, 15, 20, 25, 30, ये एक एक बार काउंट हो रहा है। देन अगर आपको 6 लोगों का ऐड करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, दैट इज व्हाई वी विल जस्ट राइट वन मोर कॉलम यहाँ पर हम बनाएंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी और xi का प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा, हमने इनको मल्टीप्लाई करा, हमने इनको मल्टीप्लाई करा, अब जब 20 और p मल्टीप्लाई हुआ तो 20p हो जाएगा, एंड फर्दर सबको कर लिया। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हेन आई विल ऐड ये सारी चीजें, तो नंबर्स ऐड होके p साइड में आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का सम है, ये हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का सम है। अब फॉर्मूला था आपके पास बेटा, फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब आप न्यूमिनेटर में पुट करोगे 610 प्लस 20p, अपॉन में आप लिखोगे 30 प्लस p इज इक्वल्स टू द मीन विच इज गिवन 20.2। मीन आपने साइड पे रखा, आपने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो आपने क्या करा, 610 प्लस 20p एक साइड आएगा, आपने इसको इससे कैलकुलेट कराया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। p को p के साइड में ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, 610 को उधर, या आप 606 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 20p को उधर ले जाओ, तो आपके पास आ गया 0.2 p इज इक्वल्स टू 4, 0. तो जिसको आप लिखोगे p इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 0.2, इट मीन्स p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, 40 अपॉन 2 मीन्स 20, सो p इज 20। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको इसी तरीके से मीन के फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर मीन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इफ बी डी ई एंड सी and ACE are a straight line intersecting at E, prove that triangle AEB isosceles triangle है। AEB means हमें AEB, हमें ये पूरी साइड से इक्वल बतानी है। तो अब यहाँ पर हमें देखो AEB ही है ना, हाँ AEB है। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने ये वाले एंगल्स को इक्वल कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमने ये एंगल को इक्वल कर दिया, तो जो ट्रायंगल बन रहा है, जो एंगल्स इक्वल होता है ना, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो भी हमारे पास होता है ना, इक्वल एंगल्स हैं और उनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, कैन आई से कि ACDB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ACDB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी, तो यहाँ पर लिख बाय एक्सटीरियर एंगल of a cyclic quadrilateral हम लिख सकते हैं एंगल CAB is equals to what? CDE, एंगल CDE बाई इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। आपको बताया था ना
exterior angle is equals to the interior opposite angle. Bicyclic quadrilateral exterior angle is equals to the interior opposite angle. ये हो गया. इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद एक बात देखो, उन्होंने बोला है कि two parallel chords. क्या बोला उन्होंने? two parallel chords. कौन सी parallel chord है? AB and CD parallel है. भाई ये parallel है, तो parallel से ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा. So like यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल ABD. एंगल ABD is equals to एंगल CDE. CDE इक्वेशन 2. CDE के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पर क्या लिखोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. यहाँ पर लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्यों? क्योंकि लाइंस आपको पैरेलल दे रखी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपके पास एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ABD आ जाएगा. ABD आ जाएगा. फिर लिखेंगे इन अ ट्रायंगल AEB if एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ABD. और या फिर अब इसको आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो, C से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. C लिखने की जगह पे, क्योंकि वही एक स्ट्रेट लाइन है ना, इन्होंने बोला था स्ट्रेट लाइन, तो हम लिख सकते हैं एंगल EAB इज इक्वल्स टू एंगल ABE. देन AE is equals to what? BE. Hence proved. क्या हो जाएगा? In a triangle, if two angles are equal, यहाँ पर एक लाइन में लिख दोगे, we know that if two angles are equal, then opposite sides of the equal angles are equal. Hence this is an आइसोसेलेस ट्रायंगल. हमने दो प्रॉपर्टी यूज करी, एक एक्सटीरियर एंगल और एक हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल्स को इक्वल कर दिया. एंगल इक्वल होने के बाद ट्रायंगल की साइड इक्वल हो गई एंड नाउ वी कैन से दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल अगेन. In the given figure, O is the center of the circle, PBC is 25 degree and APB 110. Find the value of ADB. अब आप यहाँ पर देखो, हमें ये 100, हमें ADB बताना है. बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन. हमें ADB ये बताना है, तो हमारा पूरा टारगेट रहेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये 25 दिया है, ये हमारे पास 70 आ गया, ये 70, ये 25 हमें फाइंड आउट करना है. तो एंगल जो C होगा हमारे पास, एंगल C, अगर मैं ट्रायंगल बोलूँ, इनर ट्रायंगल PBC में अगर मैं बोलूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 70 प्लस 25 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 180 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 95 और ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 85. एंगल C आपके पास आ गया. ठीक है, आपके पास यहाँ ये C आ गया 85. सो एंगल ADC क्या हो जाएगा? ADB जो हो जाएगा, ADP एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा. और आप क्या लिखेंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट. एंगल इन सेम सेगमेंट आप लिख दोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट. यहाँ से ये इक्वल हो गया और फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 85 डिग्री. ये भी एंगल 85 डिग्री हो जाएगा. बस हो गया. ये भी आपने सेम सेगमेंट लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है आपका. गिवन फिगर, ये आपको डेटा दे रखा है कि स्कूल का, आपको इसको बार ग्राफ बताना है. तो आप सिंपल सा देख लो, ये आपके पास ईयर दे रखे हैं, क्लास इंटरवल से, जो कि आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे, यू कैन सी. और यहाँ पर आपको इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो आपने गैप क्या ले लिया? आपने 2 to 100 का गैप ले लिया अपने ग्राफ पेपर पे. आपने बार ग्राफ याद रखना, विद ऑफ द जो ग्राफ बार होती है ना, वो सेम होनी चाहिए, विद सेम होनी चाहिए. बच्चे अनइक्वल इक्वल कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बस आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना रहे हो ना, उसके बीच में ही ये ईयर लिखा करो पूरा साथ में. और यहाँ पर बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में क्या होता है, एक से खत्म होते हैं दूसरे शुरू होता है, बट बार में ऐसा नहीं होता. ऐसे एक बार ग्राफ है, उसके बीच में जस्ट मिडल में वो पूरा ईयर लिख दो जो क्लास इंटरवल है. यहाँ पर उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, साइड में लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर ईयर है. बस ये हो गया.
यहाँ पर आप स्केलिंग लिख लो, आप 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, या कितना क्या आप ले रहे हो डिफरेंस वो आप इधर मेंशन कर दो साइड में, बस हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ये आपके 3 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा hollow sphere of internal and external radii 2 centimeter and 4 respectively melted into a cone. Find the height and slant height of the cone. ठीक है, तो अभी बोला है कि हमारे पास एक hollow sphere था, यानी spherical shell है हमारे पास, इसकी इनर रेडियस हमें दे रखी 2 एंड आउटर हमें 4 दी हुई है। इसको आपने चेंज कर दिया किसमें, एक कोन में। हमें बताना है तो दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। दिस इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 पाई। अब इसकी रेडियस को मैंने कुछ यहाँ मैंने कैपिटल और स्मॉल आर ले लिया, तो मैंने इसको आर डैश ले लिया, आर डैश, या फिर आर डैश अगर नहीं सही लग रहा तो R2 ले लो, R2 स्क्वायर, और ये H हाइट हम ले लेते हैं, H हाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द हाइट एंड द स्लैंट हाइट। अच्छा, स्लैंट हाइट बताना है, और इसकी हमें बेस रेडियस दे रखी है, कोन की बेस रेडियस दे रखी है, तो बेसिकली हाइट बतानी है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 4/3 इंटू पाई, ये हमारे पास 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर इंटू एच। अब आप देखो, पाई से पाई को कैंसिल करा, 3 से 3 को कैंसिल करा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 4 इंटू एच। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 64 माइनस 8 इज अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एच। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फटाफट से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 6, और ये हमारे पास आ गया कितना 56, और ये हम डिवाइड करेंगे बाई 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया, 1 14 आ गया। h इज इक्वल्स टू हमारे पास 14 आ गया बेटा, h इज इक्वल्स टू 14 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड आउट करने के लिए क्या, स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एच स्क्वायर, ये हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर विच इज 196, प्लस ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 एंड ये 212। तो एल स्क्वायर जो है एल इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 212 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इफ यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई, आप 2 के फैक्टर बना के कर लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट हेयर और आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रही बात, यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर में ही गिवन है, यस ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला था वॉल्यूम को ही हम कंपेयर करते हैं। सो आई हैव कंपेयर्ड द वॉल्यूम, क्योंकि एक शेप से आप दूसरे शेप में चेंज करते हो तो एक चीज़ ही कॉमन रहती है, वो क्या है वॉल्यूम। ये स्फेरिकल शेल है, क्योंकि हॉलो यहाँ पर लिखा है, हॉलो स्फेयर लिखा हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस भी दे रखी है, तो हमने हॉलो स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला लगाया, उसको हमने नॉर्मल कोन के उससे हमने इसको क्या कर दिया, वॉल्यूम से कंपेयर करा, हमने वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, एंड देन हमारे पास जब h आ गया, देन आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट, एंड दिस इज व्हाट स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू √212. दिस इज योर आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now as you can see the same, h is equals to 14 and further simplify you will get the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट. अगेन मेल्टेड एंड रीकास्ट, तो हमारे पास फिर से एक स्फेयर था, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 3/2 इसकी रेडियस हो गई पहले वाले की. फिर अब देखो यहाँ पर क्या बोला, सपोज करो हम इसकी रेडियस को कैपिटल R ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें दे रखा है इज मेल्टेड एंड इनटू रीकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल. अब 3 स्फेरिकल बॉल में इसको चेंज करा हुआ है इन्होंने किसी भी तरीके से है, तो हमें यहाँ पर बोला है, यहाँ पर हमें बोला इन्होंने कि इनके जो डायमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ 2 बॉल्स, तो डायमीटर भाई इसका डायमीटर आपको सपोज करो इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसकी रेडियस को R3 ले लेते हैं, तो इनके वॉल्यूम्स का जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू दिस. सो दिस इज व्हाट 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 व्हाट पाई R2 क्यूब
प्लस 4/3 वॉट पाई R3 क्यूब। आपने सबसे क्या करा, 4/3 पाई कॉमन कर लिया, ये हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब और इज इक्वल्स टू व्हाट 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो आपने 4/3 पाई कॉमन कर लिया, मतलब ये कैंसिल आउट कर दिया। अब आपको पता है R1 दे रखा है 3/2, ये डायमीटर यानी D1 है 3/2, तो हमारे पास R1 हो जाएगी, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3/4 और इसके बाद आप R2 आपको 2 दे रखा है तो 2/2 ये हो गया 1। आपके पास रेडियस जो R2 आ गई वो 1 और हमें R3 फाइंड आउट करना है क्योंकि थर्ड रेडियस बोला है ना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये हमें कितना दे रखा है 3/2 का स्क्वायर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट R1 इज कितना था 3/4 क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस R3 क्यूब। इसको फर्दर तुम कैलकुलेट कर लेना, ये कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 27/8 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 27/64 प्लस 1 प्लस R क्यूब। तो ये आ जाएगा आपके पास, आप इधर लेके आना, सब्ट्रैक्ट कर दो, 27/8 माइनस 27/64 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 8 और 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो 6 216 अपॉन ये आ जाएगा 64 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R और फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो और ये माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा कितना, और फिर ये हो गया आपके पास व्हाट इज द आंसर ऑफ R एस। देखो यहाँ पर फर्दर सॉल्व करा, ये हमारे पास आ गया R क्यूब था क्योंकि R क्यूब हमने सिंप्लीफाई करा, यहाँ पर सेम मेथड से हमने सिंप्लीफाई करा, ये हमारे पास आ जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे पूरा कैलकुलेट करोगे -1 के साथ 125/64। अब देखो यहाँ पर भी आप जब ये जो कैलकुलेट करोगे ना पूरा और इसको आप इधर माइनस कर देना, इसको आप इधर माइनस कर देना 1 को और आप जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर कितना, आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल्स टू R3 क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 125/64 और R क्यूब जो हो जाएगा R3 क्यूब या सिर्फ नॉर्मल R की वैल्यू जो हो जाएगी R3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 5/2 जो सिंप्लीफाई करोगे आप, क्योंकि मतलब ये आपके पास आ जाएगा, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है ना, ये तो नॉर्मल आपके 5/4 हो गया, अब लेकिन डायमीटर भी चाहिए आपके पास, तो डायमीटर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो आप 2 मल्टीप्लाई विद व्हाट 5/4 कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 या फिर 2.5 सेंटीमीटर इज व्हाट is the D3 means what, D3 is the diameter. So this is the complete solution for this. तो आपको क्या करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बेसिकली ये एक स्फेयर है, ये 3 अलग अलग स्फेयर है जिनका डायमीटर भी अलग दे रखा है, रेडियस भी अलग होगी, उसको कैलकुलेट करके आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अगेन दे रखा है एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ P, और यहाँ पर भी आपको इसका मीन दे रखा है सेम 28 पॉइंट। तो अब यहाँ पर भी क्या करना है, वही सेम चीज करनी है। कैसे करना है, हमने सबसे पहले क्लास मार्क लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली, हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट बनाया और फिर हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करा सारे, दिस इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मीन का फॉर्मूला लिखा, मीन का फॉर्मूला एज इट इज, जो भी चीजें आई जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करा था इससे पहले इक्वेट कराया, आपने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने फर्दर सॉल्व करा आपके पास। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है एंड योर आंसर विल बी P इज इक्वल्स टू 10। फ्रीक्वेंसी याद रखना, जो ये मिसिंग वैल्यू है ना, मिसिंग वैल्यू जो है ना ये फ्रीक्वेंसी में है P। सो याद रखना फ्रीक्वेंसी कांट बी नेगेटिव और कांट बी फ्रैक्शन, किसी को आप फ्रैक्शन और किसी को आप नेगेटिव में काउंट नहीं करते, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो आप देख सकते हो ऐसे हमें सॉल्व करना है। दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस
पेपर? यस। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। आई होप कि आपको पूरा पेपर अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ में आया, करना क्या है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से लेना है, और ये सारा जो आपका सोल्यूशन है आपने अच्छे से देख लिया है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसको रीअटेम्प्ट करो, अच्छे से सॉल्व करो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।